हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारा सेट चल रहा था सेट 4 JA 2025 का। हमने भी क्वेश्चन कर लिए थे 2 के अंगा नंबर तक। तो ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नंबर 3 से, ठीक है। तो नंबर 3 का देखते हैं क्या करना है। dy/dx ज्ञात करना है और y बराबर दिया गया है, जहाँ -1/√, लेस देन x, फिर लेस देन 1/√3, ठीक है। मतलब x का मान क्या होना चाहिए कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। तो समझते भी हमको ये कंडीशन थोड़ी देर के लिए नहीं समझनी, ठीक है। हमको इसका अवकलन करके मान निकालना, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन में भी यह कंडीशन इसलिए दे देता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। तो जब आपको अवकलन कहे तो आपको सीधा अवकलन कर देना बस। तो आइए समझते हैं भैया क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा ये y बराबर इतना मान दिया गया है। अब यहाँ पर आप समझते होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर फार्मूला पढ़ा है तो ये कुछ हमारा tan के तरीके से अंदर दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिख रहा है, tan के तरीके से। तो अगर हम यहाँ x बराबर tan थीटा मान लें, x बराबर tan थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें tan इनवर्स को गायब करना है तो हमें tan में ही मानना पड़ेगा। तो y बराबर tan इनवर्स, फिर यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अब y बराबर tan इनवर्स, ये भैया क्या है हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो अब tan इनवर्स से क्या tan हट जाएगा, तो y बराबर 3 थीटा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का अगर भैया मान हमें निकालना है तो tan को इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो y बराबर 3 और ये tan इनवर्स x। अब देखो थीटा था तो हम इसका अवकलन कर सकते थे, बट क्वेश्चन हमारा था भैया x में, तो हमको x में फिर से उसी रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना। तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का भैया होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा भैया क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है भैया समाकलन करना 1/x² माइनस a² का, ठीक है। तो ये एक तो फार्मूला होता है, तो हमको क्या करना है, 2 नंबर में दिया है तो फार्मूला ना लिखकर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1/2 log x माइनस a और x प्लस a। तो ख नंबर है भैया क्वेश्चन, ये आंशिक भिन्न का भैया क्वेश्चन दिया गया है 1/x² माइनस a², ठीक है, dx। तो सबसे पहले हम भी आप लोगों को यहाँ पर एक मेथड बता रहे हैं, इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x माइनस का a, x प्लस का a, ठीक है, आंशिक भिन्न में हो गया। अब यहाँ पर हमें कौन सी ट्रिक लगाना, ये चीज़ समझना आप लोगों को। अगर इसका भी आप फुल सोल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल पर पढ़ा, उसे अवश्य जाकर देखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से भैया समझाया। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है, ट्रिक से बताया गया। मतलब क्वेश्चन भी ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आंसर भी आपका आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गैप। गैप क्या होता है, GAP, गैप, ठीक है। अगर यहाँ पर समझना, अगर यहाँ पर देखो x माइनस a है, x प्लस a, तो हमें क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो a ये है, a ये है, तो हम a प्लस a, ये क्या हो जाएगा 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर x माइनस a है, x प्लस a है, तब हम ये काम करेंगे, ठीक है। अगर प्लस और प्लस का है तब हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा गैप मिल गया। अब इसके बाद आते हैं, तो हम सीधे अपने फार्मूले पर आते हैं। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/गैप
इंटीग्रेशन 1 अपान लोअर वैल्यू, ठीक है, फिर माइनस 1 अपान हाई वैल्यू, ठीक है, और ये dx, ठीक है। इसका फार्मूला यहाँ पर हम ये लगाएंगे। अब गैप हमने निकाल लिया है 2a है, ठीक है। बहुत आंशिक भिन्न से बहुत आसान हो जाता है भैया क्वेश्चन। अगर इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप यही मेथड लगाकर लगाएं, ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा। तो इसको हमने लिख लिया, देखो 1 अपान गैप, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, ये अलग लिख लेना आप समझने के लिए, यहाँ पर मत लिखना क्वेश्चन में। तो 1 अपान गैप में हम लिखेंगे 1/2a, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो 1 अपान लोअर। अब लोअर हमें कौन सी वैल्यू उसमें लेनी, तो लोअर देखो एक समय से क्या भैया घट रहा है कुछ, अगर कुछ घट रहा है किसी चीज़ में से तो वो चीज़ कम ही हो रही है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और x में भैया कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब x का मान बढ़ ही रहा, और यहाँ x का मान घट ही रहा है, तो ये का भैया माना जी कम, तो ये भैया हो जी हमारा लोअर वैल्यू माइनस, ठीक है, a, फिर माइनस बीच में लगा है, लगाए दो, फिर 1 अपान, अब देखो हाई वैल्यू है तो x प्लस ए, ब्रैकेट बंद कर दो dx। अब इसका भी समाकलन आप लोगों को पता ही होगा, 1/2 है, इसका होता है log x माइनस का a, फिर माइनस log x प्लस का a, ठीक है। अब यू भैया का है log m माइनस log n, तो 1/2a log x माइनस का a अपान x प्लस का a, ठीक है, और प्लस का c। तो x 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन भैया क्या होता है 1/2 लॉग x माइनस से अपान x प्लस से हमारा निकल कर आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो क्या कह रहा है कि यदि R1 और R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध, तो ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि R1 और R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध रखते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो जब R1 और R2 तुल्यता संबंध है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा, ठीक है, क्योंकि ये जब तीनों कंडीशन अप्लाई कर रहा है R1 और R2 तो ये भी तो कंडीशन अप्लाई करेगा, क्योंकि जो तुल्यता संबंध की कंडीशन होती है कि वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि तुल्यता संबंध है, तो भैया जब R1 और R2 तुल्यता है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। तो आइए इसे समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम बता दें आप लोगों को कि तुल्यता होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तुल्यता संबंध होने के लिए हमारे पास पहले होना चाहिए स्वतुल्य, फिर सममित होना चाहिए, फिर संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन जब हमारे पास होती है तभी तुल्यता होता है। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि R1 और R2 क्या है हमारे समुच्चय A से तुल्यता संबंध रखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे R1, ठीक है। अब R1 जब यह तुल्य है तो देखो इसका क्या होता है कि A से A मतलब खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, इसका है अगर A से B का संबंध है तो B से A का संबंध होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर A और B का संबंध है, B और C का संबंध है, तो भैया A और C का संबंध भी होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन हल्की हल्की होती हैं, देखो ऊपर ऊपर से आप लोग समझो। अब देखो तो तुल्य के लिए हमें क्या करना होता है कि A स्वयं का स्वयं से संबंध वो बिलोंग टू कर रहा है R1 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि R1 तुल्यता संबंध है और तुल्यता के लिए तीन कंडीशन होती है, तो तीनों कंडीशन हम लिखेंगे पहले, ठीक है, बिलोंग टू R1। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि सममित भी होना चाहिए, तो सममित के लिए अगर A, B से बिलोंग करता है, ठीक है, ए बी अवयव है बिलोंग करता है R1 से, तो इम्प्लाइज दैट B, A भी क्या करेगा बिलोंग करेगा R1 से, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब इसी प्रकार से अगर A, B बिलोंग कर रहा है R1 से, ठीक है, और B, A भी बिलोंग कर रहा है R1 से, तो A, B, A नहीं B, C, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संक्रामक के लिए हमें करना है, क्योंकि
सममित के लिए तो हमारा चेक हो गया, अब संक्रामक के लिए हमें करना है। ठीक है, तो संक्रामक के लिए बी कामा सी भी बिलोंग करेगा R1 से, तो इम्प्लाइज दैट ए कामा सी भी बिलोंग करेगा R1 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि सममित तुल्यता कह रहा है तभी हमने कंडीशन अप्लाई की। ठीक है, वो स्वयं कह रहा है कि R1 तुल्यता संबंध है सेट ए में। इसी प्रकार से R2 का भी निकाल लेंगे, तो ये भी हमारा ए कामा ए बिलोंग करेगा R2 से, ए कामा बी बिलोंग करेगा R2 से, इम्प्लाइज दैट तो बी कामा ए भी बिलोंग करेगा R2 से। ठीक है, सम्मित हो गया। संक्रामक के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है R2 के और पी कामा सी बिलोंग कर रहा है R2 के, तो इम्प्लाइज दैट ए कामा सी भी बिलोंग करेगा R2 के। ठीक है, अब ये तो जो क्वेश्चन कह रहा था हमने वो लिख लिया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 के। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो भैया दोनों में कॉमन हो उसको लिख लेते हैं। तो ये भी R1 से, ये भी R1 से, तो ये हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से भैया स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो A1 ए कामा ए, ठीक है, क्योंकि दोनों में भी सेम है तो हम एक बार लिखेंगे, और बिलोंग कर रहा है R1 और R2 से। ठीक है, अब इसके बाद देखो दो बार, मतलब ये 2 बार है तो एक बार लिखा, फिर R1 लिख लिया और R2 लिख लिया, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट ए कामा ए, ठीक है, बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से। अब इसके बाद अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है R1 और R2 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें R1 इंटरसेक्शन R2 लिख लेना है, क्योंकि ए बी देखो यहाँ पर ए और बी, ठीक है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो हमें इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, कामा लगाकर फिर इम्प्लाइज दैट लगा दो। फिर इसी प्रकार से B1 बी और ए, ठीक है, तो हम लिख देंगे बी कामा ए बिलोंग टू R1 और R2। ठीक है, तो कामा लगाकर हम लिख देंगे R1 इंटरसेक्शन R2 से भी बिलोंग करेगा। अब इसी प्रकार से संक्रामक के लिए, तो अगर ए कामा बी बिलोंग टू R1 और R2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा कामा R1 और R इंटरसेक्शन R2। ठीक है, R1 और इंटरसेक्शन R2 में भी कॉमन है ना, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब इसके बाद और, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी बी कामा सी बिलोंग टू R1 एंड R2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R2 इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग टू R1 एंड R2, ठीक है, कामा R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। ठीक है, तो सारी कंडीशन क्या होती हैं, सेटिस्फाइड कर रही, इसलिए ये हमारा तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 सेट ए में तुल्यता संबंध है। ठीक है, यह सेट
समुच्चय ए में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, घ नंबर, यदि दो सदिश ए वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि ए का मापांक 2 है, बी का मापांक 2 है और ए डॉट बी बराबर 4 है, तो ए माइनस बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो भैया लोगों, घ नंबर क्वेश्चन है, इसका मापांक है 2, इसका मापांक है 3 और ए डॉट वेक्टर बी बराबर है 4। तो हमें निकालना है ए वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ही लेंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसका वर्ग कर दें, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लगाए तो उसका गुणा करो डॉट में, तो ए का ए से करेंगे तो ए डॉट ए, फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस बी डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इससे कराएंगे तो प्लस बी वेक्टर। ठीक है, डॉट बी वेक्टर। अब आप लोगों को पता ही होगा, अगर ए डॉट ए हो तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं परिमाण का वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, और अगर कहीं पर लिखा है माइनस बी, या माइनस नहीं, सिर्फ बी इंटू ए वेक्टर, ठीक है, तो इसको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे मापांक का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ से बदल कर इसको लिख लो, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, प्लस परिमाण वेक्टर का स्क्वायर। अब हम रख देंगे इसका मान यहाँ पर, देखो इसका मान कितना है 2, और इसका मान कितना है 3, और इसका मान कितना है 4, बराबर 2 का वर्ग माइनस यहाँ 4 लिख देंगे, फिर माइनस का 4 लिख देंगे, फिर ये क्या है 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 माइनस का 4 माइनस का 4 और ये 3 त्रिक का 9। ठीक है, ये इससे कैंसिल प्लस, ठीक है, -4 है प्लस का 9 है, तो ये 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारा चल क्या रहा था भैया, ये वाला, तो इसको हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर मापांक का। अब देखो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे रूट में। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह दिया है चौथे का नंबर, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार्तीय रूप दिया गया है। अब आपको यहाँ से निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो आइए समझते हैं, अगर आपको कभी कहीं इस प्रकार से दिया, और कभी आपको अगर दिया होगा कि ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखना, तो आपको मतलब उलट देना है। ठीक है, तो समझना यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर इसी को घुमाकर उल्टा कर दे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ कार्तीय दिया गया है, कार्तीय समीकरण लिख लो पहले। ठीक है, कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 बराबर z प्लस का 6/2। ठीक है, अब हमको इसको सदिश समीकरण के रूप में लिखना है, ये कह रहा है। तो पहले तो हम इसको भी है जो हमारा कार्तीय समीकरण है उससे हम तुलना कराएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि x माइनस x1/a1, ठीक है, बराबर
y माइनस y1 अपान b1, ठीक है, z माइनस z1 अपान c1 से तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस सब में दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लस आ गया है और यहाँ पर भी प्लस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कब बनेगा, देखो यहाँ पर इसको मैं एक बार बता ही दे रहा हूँ भैया। एक में अगर x माइनस और -3 लिख लें, कोई दिक्कत, ये माइनस फिर से इसको कर देगा प्लस, तो x प्लस का 3 हो जाएगा। तो हम इसको माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो x1 हमारा क्या रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x1 बराबर, इसलिए x1 बराबर माइनस का 3 और y1, देखो y1 में सेम लिखा हुआ तो y बराबर 5 आएगा, y1 बराबर 5 और फिर से इसमें भी आप प्लस लगाए तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो z1 बराबर माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखो, अब a1 क्या है जो इसके अपान में लिखे हुआ है, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 2, ठीक है। तो ये हमारा इतने भैया क्या मिले, बिंदु मिल गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अतः ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया, अब इसको या तो ए लिख लो पहले, ठीक है, वेक्टर ए बराबर, अब ये क्या है, गुणांक है तो 3i, ठीक है, 3i प्लस का 5j माइनस का 6k, ठीक है। बी क्या है हमारा, 2i प्लस का 4j प्लस का 2k, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए से जाने वाली और बी, ए से जाने वाली और बी और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। इसलिए वेक्टर ए से जाने वाली और वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, यह तो फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, ए और बी के सिर्फ मान रख देना, बस हमारा आंसर। तो वेक्टर आर बराबर ए का मान कितना है, माइनस का 3i प्लस का 5j माइनस का 6k प्लस लेमडा 2i प्लस का 4j प्लस का 2k, ठीक है। तो ये क्या होगा भैया, हमारा आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसको कॉमन भी कर सकते, देखो i2, देखो i और i कॉमन हो जाएगा तो 2 माइनस का 3, 2 लेमडा माइनस का 3 और ये ब्रैकेट में i हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉमन भी कर सकते हो, लेकिन यहीं तक सही, 2 नंबर का, ज़्यादा नहीं इसमें कुछ करना रहेगा। अगर आपको इस प्रकार से समीकरण दी होती और आपको कहता कार्तीय रूप लिखो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसी प्रकार से भैया इससे तुलना कराते, ठीक है, और इसी में मान फिर से रखते, तो यही समीकरण हमें मिलता जो हमें दिया गया है कार्तिक रूप का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 है, ठीक है, 3 की अपवर्त, देखो घटना कह रहा है पासे पर प्राप्त 3 की अपवर्त को ई से, ठीक है, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से, ठीक है, अपवर्त को ई से और सम को एफ से निरूपित किया जाता है। तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले भैया हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर खा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब
ठीक है। तब हम लिखेंगे समष्टि दर, ठीक है। तो कुल समष्टि दर क्या होगी, S बराबर, ठीक है। अब इसके जो कुल परिमाण हो गए उसको हम लिख लेंगे। तो देखो एक पासे में 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो अब 6 फलक देखो, एक बार आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। लिख लिया कुल समष्टि दर। अब इसके बाद कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या 3 अपवर्त, ठीक है, को ई से, ठीक है, जो अपवर्त है, मतलब अपवर्त का मतलब जो 3 से कट जाते हैं वो क्या होंगे, 3 के अपवर्त होंगे। तो हम क्या लिखेंगे भैया कि पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त है, ठीक है। उसको हम किससे निरूपित करना है, ई से निरूपित करना है। तो जो 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कटेगी, 6 कटेगी, तो 3 कामा 6। तो इसकी प्रायिकता लिखेंगे PE बराबर, ठीक है, अनुकूल परिमाण, अनुकूल कितने देखो 1 और 2, ठीक है, कुल परिमाण कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो 1/3, ठीक है। अब इसके बाद हमें कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है को F से निरूपित करते हैं। अब हम लिखेंगे चूंकि पासे पर प्राप्त संख्या सम, ठीक है, सम है, जब सम है तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, F से। अब जो पासे में सम है, जैसे 2 4 6, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, तो 2 4 और 6, ठीक है। इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1 2 3, ठीक है, 3 बटा कुल परिणाम कितना है 6, तो ये हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब फार्मूला वैसे भी है। अब इसके बाद आते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं हमें याद करनी है, ठीक है। तो पहले तो इसका हम निकालेंगे PE और इंटरसेक्शन F, ठीक है। तो यहाँ पर समझो भैया E इंटरसेक्शन F, तो अब यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको लेंगे। तो देखो 6 E में है और F में भी 6 है, ठीक है, और कोई नहीं सेम है, तो ये हम लेंगे 6। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो E इंटरसेक्शन F बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना है 1, ठीक है, और टोटल कितने हैं 6, ठीक है। ये यहाँ पर 1 काउंट होगा, 6 नहीं काउंट होगा, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे, अब देखो यहाँ पर 3 थे, ठीक है, तो इसको सबको टोटल थोड़ी किया था, 1 2 3 हमने लिखा था, तो 3/6, कुल परिणाम कितने 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और भैया टोटल कितना है अनुकूल परिणाम 6, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हमें याद करनी है, इसलिए स्वतंत्र घटनाएं के लिए तो PE इंटरसेक्शन F, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं PE क्रॉस, ठीक है, इंटू PF। तो ये क्या हो जाएगा, PE का मान कहाँ से भैया लिखेंगे, वहाँ से, तो 1/3, F का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो 1/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा आंसर। तो देखो PE इंटरसेक्शन F, देखो इसका मान कितना था, 6 के बराबर था कि नहीं था, तो ये क्या हो गया हमारा 1/6 इक्वल टू 1/6 इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः E, F स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, A परिवर्त दिया है, B परिवर्त दिया है, और A+2B का परिवर्त हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो A, ठीक है, तो का नंबर सवाल है A परिवर्त, -2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है,
2 दिया है। ठीक है, तो जब परिवर्तन लगा इसका मतलब पहले ए हम लिखेंगे, तो ए जब हम लिखेंगे तो ये भैया क्या हमारी रो है, ये कॉलम है। ठीक है, तो जो रो है ये पड़ी है, तो इसको हम क्या कर देंगे खड़ी। ठीक है, तो इसको अगर हम कर देंगे भैया खड़ी तो ये हो जाएगी। ठीक है, रो को कॉलम कर देंगे तो -2 और ये 3 खड़ी हो गई। अब इसी प्रकार से ये पड़ी है, इसको खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार से बी डैश दिया है, तो बी डैश दिया है -1 0 और 1, और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम भी क्या कर देंगे, पड़ी है तो खड़ी कर देंगे, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा -1 0 1 2। अब जो जो कह रहा है वो लिख लो भैया। तो पहले हम लिखाएंगे a प्लस का 2 और b, यही तो कह रहा है, और इसका परिवर्तन। तो पहले हम a प्लस 2b निकालेंगे, तब हम 2b निकालना है तो हम यहीं से सॉल्व कर देंगे 2b को। 2 और ये 2, इसका मतलब देखो यहाँ हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा। अब ये सारा अंदर गुणा होगा। ठीक है, तो इसको पहले a को लिखेंगे, तो a हमारा है -2 1 3 2, फिर बीच में लगा प्लस, और 2 से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर देंगे, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये 1 है, ये प्लस का 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 और प्लस का 0, तो 3, ये 2 और ये 4, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें कह रहा है कि इसका परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो a प्लस 2b का परिवर्तन। अब हमने क्या कहा था, रो को जो पड़ी उसको खड़ी कर दो, तो इसका जब परिवर्तन हमें निकालना होगा, तो इसका जब परिवर्तन निकालेंगे तो इसका भी परिवर्तन निकालेंगे, तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3, फिर 3 और ये 6। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस का 2b, यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। ठीक है, तो देखते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं कर रहा है मैच, मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ जो है तो भैया इस पर परिवर्तन नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए मैं भैया आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है वो गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ नंबर। पहले देखो दिखाइए कि fx log sin x अंतराल दिया गया इतना 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 कामा पाई में ह्रासमान। ठीक है, ह्रासमान और वर्धमान, जब प्लस आएगा तो वर्धमान, जब माइनस आएगा तो ह्रासमान। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो समझो भैया, घ नंबर क्वेश्चन है हमारा, fx दिया है log sin x। ठीक है, तो सीधा भैया इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या है, समझ लो। अवकलन समाकलन अगर इंटर में नहीं आता है तो आपकी समस्या बहुत बड़ी है। तो f डैश x इक्वल टू, इसका करेंगे तो देखो log x 1/sin x, sin x का क्या होगा cos x, तो डैश x इक्वल टू cos/sin x क्या होगा भैया cot x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या कह रहा है कि अंतराल पहले हम वर्धमान के लेंगे, तो अंतराल हमारा क्या है 0/π/2। ठीक है, तो जब हम 0/π/2 निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कि x के स्थान पर पहले क्या रखो 0। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का मान कितना होता है भैया अपरिभाषित। ठीक है, और जब ये π/2 पर जाएगा तो 0 से भैया कहाँ जा रहा है, अपरिभाषित से कहाँ जा रहा है 0 पर। ठीक है, तो जब अपरिभाषित पर 0 से जा रहा है तो इसका मतलब कुछ मान बढ़ रहा है ना, तभी तो जा रहा है। पहले अपरिभाषित था फिर 0 हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि f डैश x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमारी। ठीक है, तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अतः दिया गया फलन, ठीक है, 0, π/2 पर
वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है। अब इसी प्रकार से अगर हम सेकंड के लिए देखें तो हमारा क्या है, π/2 से पाई तक, ठीक है। अंतराल लिख लो पहले, अंतराल में। तो अब जब हम f(x) = cot x, इसमें जब रखेंगे π/2 तो हमने π/2 का मान बताया क्या, 0, ठीक है। अब 0 से जब भैया 180 पर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो 0 से फिर से जा रहा है अपरिभाषित पर, तो ये क्या रहा, मान घट रहा है ना, ठीक है। मतलब 0 से अपरिभाषित तो मान कम हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि f(x) = माइनस का नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो f(x), ठीक है, < = 0। अतः दिया गया फलन π/2, पाई पर ह्रासमान है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।